नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार यूपीपीसीएस के जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रेस की आज़ादी में बाल गंगाधर तिलक की क्या भूमिका थी। 125 शब्द में इसका आंसर लिखना था। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्ययन करेंगे, अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका इंपॉर्टेंस और कहाँ पर है तो देख लें। पहले तो GS1 में हम देखें। GS1 में हिस्ट्री वाले पोर्शन में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, तो पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक, हम जानते हैं कि होम रूल जो लीग आंदोलन है, होम रूल आंदोलन, उससे भी ये जुड़े हुए थे। ये गर्मपंथी नेता थे, गर्मपंथी नेता थे ये। तो इन सब के हिसाब से हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से GS1 में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन साथ में कुछ इनकी जो शिक्षाएँ हैं वो हम GS पेपर 4 में एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, केस स्टडी के रूप में। इनकी क्या शिक्षा है, इनका जीवन कैसा रहा वगैरह, और साथ में निबंध में हम इनको कोट कर सकते हैं। इसके पहले हम जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ें और सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ें, और अब हम देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक को। शुरू करते हैं आराम आराम से। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके में हुआ था। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है इतना, खाली ध्यान रहे कि भाई कब हुए थे, ये थोड़ा आइडिया रहे। 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1897 में खूब एक्टिव थे। फिर कह लें 1905 में खूब एक्टिव थे। 1916 में खूब एक्टिव हुए होम रूल लीग आंदोलन के टाइम पे। और 1920 में जाकर के इनका देहांत हुआ अगस्त के महीने में। देखें लास्ट में लिखा ही होगा इनकी मृत्यु कब हुई। ये देखिए 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को जब इनकी मृत्यु हुई ना, तो उसी दिन शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। ये बात ध्यान रहे। चलिए शुरू करते हैं। 23 जुलाई 1856 को, 1856 में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, ये भी ध्यान है रेफरेंस के लिए। महाराष्ट्र में जन्म हुआ। आधुनिक ढंग से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने वाले तिलक ने स्नातक के बाद वकालत की पढ़ाई पूरी की, तो वकील भी थे। पश्चिमी शिक्षा पद्धति से असहमत तिलक ने युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने साथियों विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और आगरकर के साथ न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। तो इनका क्या योगदान वगैरह रहा है, ये भी जरूरी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया। पश्चिमी शिक्षा पद्धति से असहमत थे तिलक। कभी कभी तुलनाएं करने में ऐसा यूज हम कर सकते हैं। पश्चिमी शिक्षा पद्धति से कौन कौन असहमत थे? एक महात्मा गांधी पूरी तरीके से असहमत थे। बाल गंगाधर तिलक हम देख रहे हैं, ये भी असहमत हैं। कौन सहमत थे पश्चिमी शिक्षा पद्धति से? तो उसमें हम एक नाम सर सैयद अहमद खान का ले सकते हैं। वो पश्चिमी शिक्षा पद्धति से सहमत थे। ये अलग अलग चीज़ों को हम जोड़ जोड़ कर देखेंगे तो तुलनाएं करने में आसानी होगी। और कई बार जीएस में ऐसे प्रश्न आते भी हैं जिसमें तुलनाएं करने को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और आगरकर और बाल गंगाधर तिलक मिलकर के न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जो आज दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में तब्दील हो चुका है। न्यू इंग्लिश स्कूल आज बन गया है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। लोगों में जागरूकता लाने के लिए तिलक ने 2 साप्ताहिक पत्रों की शुरुआत की। ये साप्ताहिक पत्र थे दोनों। केसरी मराठी भाषा में था और एक पत्रिका थी मराठा, जो अंग्रेजी भाषा में था। तो केसरी पत्रिका और मराठा पत्रिका, ये 2 पत्रिका निकालते थे। केसरी पत्रिका मराठी भाषा में थी और मराठा नाम की पत्रिका वो अंग्रेजी भाषा में थी। अपने लेखों में तिलक ने तत्कालीन भारत की सच्ची तस्वीर पेश करते हुए ब्रिटिश शासन की घोर निंदा की। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में हिंदी वाले में कई बार आता है वाक्य शुद्धि करने के लिए। तो ऐसे वाक्य अक्सर आते हैं कि जहाँ पे घोर शब्द लिखा हो, तो यहाँ जहाँ निंदा वाली बात होगी वहाँ घोर शब्द यूज़ करेंगे हम। जैसे कि अपने लेखों में
तिलक ने तत्कालीन भारत की सच्ची तस्वीर पेश करते हुए ब्रिटिश शासन की घोर निंदा की। तो निंदा के साथ में घोर शब्द का यूज हम करते हैं, हिंदी विषय के लिए भी ध्यान रहे ये। जहाँ पे सकारात्मक चीज होती है वहाँ पे घनिष्ठ यूज होता है ना। जैसे वो दोनों घोर मित्र हैं, नहीं, वो दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। और जहाँ नेगेटिव चीज होगी वहाँ पे घोर शब्द का यूज करेंगे, जिससे ब्रिटिश शासन की घोर निंदा की। तो निंदा करना नेगेटिव चीज है। अगले 2 वर्षों में ही केसरी देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला भाषाई समाचार पत्र बन गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पत्रकारिता में तिलक का योगदान क्या है। केसरी पत्रिका निकाली मराठी भाषा में, मराठा पत्रिका निकाली अंग्रेजी भाषा में, और तत्कालीन भारत की सच्ची तस्वीर पेश किया, ब्रिटिश शासन की घोर निंदा की उसमें, और अगले 2 वर्षों में ही केसरी देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला भाषाई समाचार पत्र बन गया। 1897 में बम्बई से पूना तक प्लेग का भयंकर आक्रमण हुआ। कब? 1897 में बम्बई से पूना तक प्लेग का भयंकर आक्रमण हुआ। प्लेग से निपटने के सरकारी तौर तरीकों से दुखी और नाराज तिलक ने अपने स्तर पर पीड़ितों की चिकित्सा की व्यवस्था की। सरकार ने तिलक पर लोगों को हत्या के लिए भड़काने का आरोप लगाया और उन्हें 18 महीने की कैद की सज़ा सुनाई, 1.5 साल। नाराज अंग्रेजों ने तिलक को भारतीय अशांति का दूत घोषित किया, भारतीय अशांति का दूत घोषित किया। इस बीच तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ले ली, लेकिन स्वराज्य की मांग को लेकर कांग्रेस के उदारवादियों पर रुख उन्हें पसंद नहीं आया और सन 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बंट गई। सन 1908 में सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 1908 में सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया। कब? 1908 में। 1897 में 18 महीने के लिए जेल हुआ था और 1908 में राजद्रोह का मुकदमा चला और तिलक का मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। ये बात है भाई, 1908 में जब राजद्रोह लगा तो तिलक का मुकदमा कौन लड़ा? मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। परंतु तिलक को 6 वर्ष की कैद की सजा सुना दी गई। तिलक को सजा काटने के लिए मांडले बर्मा भेज दिया गया। सन 1916 में रिहाई के बाद 1908 से 6 साल माने 14, तो 1916 में रिहाई के बाद तिलक ने पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया और 1916 से 1918 के दौरान उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में से 1918 के दौरान उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने सामूहिकता की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव आदि को व्यापक रूप से मनाना प्रारंभ किया। तो सामूहिकता की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव को मनाना प्रारंभ किया व्यापक रूप में। तिलक ने भारतीय दर्शन और संस्कृति पर अनेक रचनाएं की। मांडले जेल में रचित अपनी पुस्तक गीता रहस्य पुस्तक कहाँ लिखी? मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग की बृहद व्याख्या की। इसके अतिरिक्त उन्होंने आर्कटिक होम इन द वेदास, द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, ये एथिक्स होगा, एथिक्स एंड रिलीजन, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष आदि पुस्तकों की रचना की। तो गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास, द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, इन सब पुस्तकों को लिखा और 1 अगस्त 1920 को
इस जननायक ने बम्बई में अपनी अंतिम सांस ली। बाल गंगाधर तिलक के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं क्या हैं, जो मेंस में कोट कर सकते हैं, मतलब एथिक्स में। युवाओं के लिए उनका सर्वाधिक प्रभावी कथन है, प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल के अंधकार में डूब जाता है और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा वाक्य है, ये हम यूज कर सकते हैं। प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल के अंधकार में डूब जाता है और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए युवाओं को तिलक जी के इस विचार को आत्मसात करना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं के जीवन में होने वाले संघर्ष के दौरान के संदर्भ में कहा कि आप मुश्किल समय में असफलताओं और खतरों के भय से बचने की कोशिश मत कीजिए, वे तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आएंगे ही। इसलिए बिना किसी भय के निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। किसी भी विशेष उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए उनका कहना था कि महान उपलब्धियां कभी भी सरलता से नहीं मिलती और सरलता से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती। ये कोटेशन हम लगा सकते हैं जहाँ पे पूछे परसेवरेशन क्या कहते हैं यार शब्द, मतलब लगन, जिसको हिंदी में कहा जाता है। इंग्लिश वाला वर्ड देखिए जुबान पे आ ही नहीं रहा है। परसेवरेशन कहते हैं उसको, तो लगन जो शब्द है ना, सिविल सेवा में लगन की बड़ी आवश्यकता है, समर्पण, कमिटमेंट, डेडिकेशन, इन सब का महत्व है। वहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि तिलक ने कहा था कि महान उपलब्धियां कभी भी सरलता से नहीं मिलती और जो सरलता से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती। इस कथन के द्वारा समाज को महान उपलब्धि हासिल करने के लिए उनके इस विचार को आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उनका कहना था कि इस सांसारिक जीवन में बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता, अर्थात गर्म हवा के झोंकों में जाए बिना, कष्ट उठाए बिना, पैरों में छाले पड़े बिना स्वतंत्रता, सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें निहित विचारधारा यह है कि हमें और हमारे समाज को समस्याओं के विरुद्ध जटिल संघर्ष करते रहना चाहिए ताकि सफलता की प्राप्ति हो सके। राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए उनका सबसे प्रभावी कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारा स्वराज जब तक हमारे अंदर जिंदा है तब तक हम कमज़ोर या बूढ़े नहीं हो सकते तथा कोई भी हथियार इस हौसले को नहीं पस्त कर सकता। न ही कोई आग इसे जला सकती है और न ही पानी की धारा इसे भिगो सकती है। हवा के तेज झोंके भी इसे सुखा नहीं सकते। हम स्वराज की मांग करते हैं और हम इसे लेकर रहेंगे। इस कथन में मूल शिक्षा यह है कि हमें किसी भी समस्या या परिस्थिति का मजबूती से सामना करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, एक बार पीसीएस में दृढ़ता पूछा था, दृढ़ता शब्द के ऊपर एथिक्स में पूछा था, तो दृढ़ता वाले क्वेश्चन में ये हम कोट कर सकते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा, किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, आदि आदि। बाल गंगाधर तिलक के ऐसे विचार थे जो दृढ़ता को दिखाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।